ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने पिछली क्लासेस में करे थे। और मैंने कहा था कि मैं आपको एक फुल फ्लेश क्वेश्चन लेके चलूंगा, तो पहले फुल फ्लेश क्वेश्चन जैसे रूटीन में लेके चलते हैं, विद एडजस्टमेंट्स वो लेके चलते हैं। यू जस्ट टेल मी एनी इलस्ट्रेशन, एनी क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी है, या फिर जो सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन आया था उसी को लेके चल लेते हैं। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था, लेकिन उस अच्छा ठीक है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी जरा समझ लीजिए क्या होता है। देखिए कंडीशन नंबर वन, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी कैसे बनती है। कंडीशन नंबर वन कि प्रीमियम जो था ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। तो जब हमने प्रीमियम और रिडम्पशन एट द टाइम ऑफ इशू, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर जो भी था, डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ, होता है ना, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इशू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले डिसाइड कर दिया कि 5 साल बाद हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे और 10% प्रीमियम पे करेंगे। तो इशू के टाइम पे लॉस एंड इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। वो जो लॉस एंड इशू ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर था उसको आपने प्रॉफिट लॉस उसी साल के या सिक्योरिटीज प्रीमियम उसी साल से राइट ऑफ कर दिया होगा। दो ऑप्शन थे ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करो या किससे राइट ऑफ करो उसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। तो अगर प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम हुआ, वरना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आपने उसे राइट ऑफ कर दिया, खत्म। मतलब अब इस साल ये तो इशू, एंड नाउ एट रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पे क्या होने वाला है बताइए। क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो जिस साल यानी कि 4 साल 5 साल पहले ही हो चुका है। नहीं होगा। और अब ऐसी कंडीशन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको बैलेंस शीट में दिखता होगा, दिखेगा बैलेंस शीट में, दिखेगा वो बैलेंस शीट में, ठीक है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिखेगा। तो क्या करेंगे उसका, कुछ नहीं करेंगे, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो बना के खत्म कर देंगे। एक ही जगह इफेक्ट जाएगा। तुमने देखा था ना सुबह क्वेश्चन करते समय, उसको हमने ऊपर ऑपरेटिंग के अंदर नहीं एडजस्ट किया था, फाइनेंसिंग से एडजस्ट करके उसको खत्म कर दिया था। ठीक है। अच्छा इसकी भी दो कंडीशन, इसकी भी कंडीशन हो गई पूरी। भाई या तो हमने इसे प्रीमियम से राइट ऑफ किया होगा या प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ किया होगा 5 साल पहले, हो गया खत्म। प्रीमियम और रिडम्पशन है, इस साल क्या हो रहा होगा, रिड्यूस होकर दिख रहा होगा। पहले ज्यादा होगा अब कम करके, क्योंकि इस साल तो रिडम्पशन हो रहा है। तो जो रिडक्शन होगा फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा। मतलब 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 5 हजार की जगह 10 हजार की जगह 5 हजार हो रहा होगा, तो 1,05,000 की प्रेफरेंस शेयर्स आपके रिडीम हो जाएंगे, अलग से दिखा देंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का, प्रीमियम और रिडम्पशन 5 हजार का, खत्म, ऐसा होगा। लेकिन अगर डिसाइडेड डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ओनली, रिडम्पशन के टाइम पे क्या हो रहा है, वो राइट ऑफ हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और दूसरी प्रॉपर्टी आउट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई या तो आप उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे, तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डिक्रीज हो रहा होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना उसको आपको। प्रीमियम और रिडम्पशन फाइनेंसिंग आउटफ्लो फिर भी कहलाएगा। समझ रहे? ऐसी कंडीशन में जब इस साल आप उसको रिडीम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से उसका लॉस राइट ऑफ होगा ना, क्योंकि इस साल तो रॉट आपको पैसा देना पड़ेगा प्रीमियम के नाम पे ज्यादा। तो वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर किससे राइट ऑफ हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। तो रिड्यूस होता हुआ दिखेगा तो क्या करेंगे उसका, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना, क्योंकि कैश का आउटफ्लो इनफ्लो तो हो ही नहीं कुछ भी। और वो प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, दैट इज आउटफ्लो। तो चाहे कंडीशन ये हो फाइनेंसिंग आउटफ्लो यहाँ भी रहेगा, चाहे कंडीशन हो यहाँ फाइनेंसिंग आउटफ्लो यहाँ भी रहेगा। लेकिन सपोज उस साल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सफिशिएंट नहीं था, तो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ तो स्टेट तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाते समय क्या कर दी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोलते समय से एड बैक करेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस एड बैक करेंगे, और फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो यहाँ भी होना है। क्लियर? अब नोट्स पढ़ते हैं, उसमें कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स देखिए, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अपने नोट्स का खोल लीजिए, पेज नंबर 3 का लास्ट पार्ट, और स्क्रीन पे सबको शायद दिख रहा होगा ये। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? देखिए, देखो भाई देखो, दिख रहा है?
Yes, sir. Premium on redemption of preference shares or debentures if decided at the time of issue, वही लाइन लिखी हुई है, of preference or debentures will be appearing in the balance sheet, so it will already accounted for. Hence, in the year of redemption, only an outflow in financing activities. प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, क्योंकि आपने पहले उससे 4 साल 5 साल पहले अकाउंट फॉर कर दिया था. If premium or redemption of preference shares debenture was not decided at the time of issue, पेज नंबर 4 पेज नंबर 5 के अंदर नीचे नीचे लिखा होगा, देखो शायद पेज 4 में या 5 पे, थोड़ा 4 पे थोड़ा 5 पे दिखेगा यहाँ पर, थोड़ा इधर. अच्छा तुम्हारे पूरा 4 पे ही है. हाँ, वो जो नई शीट थी उसमें 4 5 पे चला गया, आपको पूरा पेज नंबर 4 पे दिखेगा. If premium or redemption of preference shares or debentures was not decided at the time of issue of preference shares or debentures, means it was not accounted in the year of issue, it will not be appearing in the balance sheet. Such a condition, it will be just given as an additional information. Then the year of redemption, it might be provided out of profit or out of securities premium. If out of securities premium, then no treatment of it as securities premium will be decreasing, and it will be an outflow in financing activities only. क्या होगा, सिर्फ फाइनेंसिंग का ये आउटफ्लो होगा, सिर्फ फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होगा और कुछ नहीं करना. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम हो रहा होगा, होने दो. लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, then it will be added in operating activity under non-cash non-operating expenses and will be an outflow in financing activities. बस ऐसा करके. तो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोवाइडेड था नहीं था, अगर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहां दिख जाए, बैलेंस शीट के अंदर दिख जाए, तो उसे एक ही जगह जाना है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो. और अगर बैलेंस शीट के अंदर नहीं, एडजस्टमेंट में है, तो आपको देखना है कि कहीं प्रीमियम रिजर्व कम तो नहीं हो रहा. अगर प्रीमियम रिजर्व कम हो रहा है तो प्रीमियम रिजर्व के डिक्रीज का कुछ नहीं करना आपने, और ये इसे फाइनेंसिंग का आउटफ्लो फिर मान लेना है. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है ऊपर बैलेंस शीट में, प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर वो भी नहीं है, तो फिर ये प्योर एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये आउट ऑफ प्रॉफिट गई है. तब आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जोड़ देंगे प्रीमियम 15 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और फाइनेंसिंग का आउटफ्लो बोल देंगे, दो जगह ट्रीटमेंट हो जाए. दैट इज द ट्रीटमेंट. ठीक, ठीक है ये चीज. अच्छा, इज इट ओके विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऐसा Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बोल तो रहे हैं, सुनो फिर क्या होगा. जैसे मान लो 50,000 रुपए का प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपका 50,000 से घटकर 40,000 रह गया, मतलब 40,000 का मतलब 50 से घटकर 10 रह गया, तो 40,000 का वहां से चला गया, या मतलब 40 था नील हो गया. आपका प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर 50,000 का, प्रीमियम सिर्फ 40 से नील हो गया, बाकी का 10,000 कहां से गया, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट हो जाएगा. तो क्या करेंगे, 10,000 को नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जोड़ेंगे, 50 को फाइनेंसिंग का आउटफ्लो बनाएंगे तब. ऐसा. लेकिन इतनी परीक्षा आपकी नहीं लेंगे, लेकिन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे आपको, लेकिन फिर भी यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट. क्या बोले, है ना, वो तो कंसेप्ट जब खुलता है तो दूर तक चला जाता है. ऐसे करके इस काम को हम लोग लेके चलते हैं. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब आप एक क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन, भारी साथ भारी हल्का क्वेश्चन, इसमें खूब सारी एडजस्टमेंट्स हो, जस्ट टेक दैट क्वेश्चन, फटाफट से ले लीजिए. विद एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, कोई भी बोर्ड के पेपर में आया क्वेश्चन उठा लीजिए. ऐसा क्वेश्चन जो पहले नहीं हुआ वो ले लीजिए जल्दी से. अच्छा, एक चीज का और डिस्कशन किया था हमने कि वो इसको करना था, और क्या डिस्कशन बोला था कल की क्लास में जब हमने क्लास बंद करी थी, तो बोला था इन चीजों का ध्यान रखना है. ओ भाई, बोनस शेयर तो बता चुका हूं कई बार, ये देखो फिर देख लीजिए बोनस शेयर. ये सुबह 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, ये आपके हो गए 15 लाख, ये थे आपके कितने, 10 लाख इक्विटी शेयर्स. क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि इक्विटी शेयर्स जो थे ना, इक्विटी शेयर्स कितने से बढ़ गए, 5 लाख से बढ़ गए. लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या इक्विटी लिख रहे हैं, क्या बोनस शेयर्स वर issued in the ratio of 2:1 by capitalizing reserves. अब रिजर्व नहीं दे रखी हमारे पास, मैंने जो आपको नोट्स में दे रखा है रिजर्व दे रखा है. अब मुझे बताइए, 2 शेयर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा. अगर आपको 2 शेयर थे तो 1 मिलेगा, 1 था तो 1/2 मिलेगा, और 10 लाख शेयर थे आपके पास तो बोनस शेयर कितने मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, 5 लाख. यानी कि जो आपके ये इंक्रीज हो रहे हैं 10 से 15 बोनस, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इसी की वजह से तो हो रहे हैं. तो कोई कैश फ्लो तो है ही नहीं,
इधर से रिजर्व कम होगा, उधर से शेयर बढ़ेगा, खत्म, देयर इज नो कैश फ्लो। लेकिन अगर अगर होता कितना ही 18 लाख, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोनस तो बोनस शेयर कितने, 5 लाख के, और 3 लाख क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। 3 लाख फाइनेंसिंग का इनफ्लो कहलाएगा। ये नोट्स में आपको दे रखा है। अब रिजर्व चाहे दे रखा है चाहे नहीं दे रखा, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व मतलब रिजर्व के बदले में आपने बोनस शेयर इशू कर दिया, खत्म, ऐसा। वो नोट्स में आपके दे रखा है, और आपने टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन करा होगा, उसके अंदर आपको दिखा हुआ दिस वाज बोनस शेयर। और बोलिए, ऑन डिमांड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बता चुका था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बता चुका था, है ना। फुल फ्लेश क्वेश्चन की बारी आती है। तो चलो, इससे पहले कि हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ा जाए, एक काम करते हैं, पहले सीबीएसई वाले पेपर को उठा के देखते हैं। सीबीएसई वाले पेपर में, मतलब सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन था उसको लेके चलते हैं पहले, ठीक है। उसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, कि अगर सब कुछ करके दिखाना होता तो कैसे होता, और अगर सिर्फ और सिर्फ जो 4-5 चीजें बोली वो निकालनी है तो कैसे होता। इससे आपको दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन करना भी आ जाएगा, और बोर्ड में जो जिस तरह से करते हैं उसका भी तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो आई एम जस्ट ओपनिंग इट अप, देखिए जरा। थोड़ा सा होल्ड करना, निकालता हूँ डॉक्यूमेंट अभी। हाँ जी, अच्छा, पीडीएफ भेजना है? पीडीएफ नहीं है? सैंपल पेपर नहीं है सीबीएसई का किसी के पास? फोन पे नहीं है? चलो मैं भेजता हूँ, रुक जाइए। देखिए मैं भेजता हूँ अभी, होल्ड करिएगा थोड़ा सा, आई जस्ट सेंडिंग इट। सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। अरे बातें ना करो भाई, क्या खो गया, किसे क्या चीज खो गई तुम्हारी? हाँ, क्या भेज दिया इसने? भेजा हुआ है? दोनों भेज दिया? चतुर्बची, शाबाश, फिर मेरा मेहनत बच गई। ठीक है, दूसरे बैच में क्यों नहीं भेजा फिर? शी इज नॉट इन द बैच, चलो। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, देख लेते हैं सैंपल। देखिए देखिए देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। Ashana and alumnus of CBSE school initiated a startup, SmartPay, in 2015. SmartPay is a service platform, processed payment via UPI and POS, and provided credit on loan onto the clients. During the year 2021, SmartPay issued bonus shares of this ratio 5:1 by capitalizing reserve. दिख रहा है आपको? Profit of SmartPay in the year 2021 to the all appropriation was 7,50,000. Profit was arrived by taking consideration to the following figures: interim dividend है, depreciation है, loan machinery due to fire, insurance claim, loss of machinery due to fire, interest on non-current investment received, और आपको बोला टैक्स रिफंड। और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, इक्विटी प्रेफरेंस सिक्योरिटी, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल, प्रोविजन फॉर टैक्स। गुडविल परचेज ड्यूरिंग देयर 20,000 लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड आपको दे रखा है, और आपको बोल रखा है 5-6 चीजें निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, अगर इसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते तो पहले मैं वो करके दिखा रहा हूँ, और फिर ये जो दे रखा है इसमें कैसे सॉल्व करना है उस तरीके से देख लेते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले करते हैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व। तो बना लीजिए आप सब अपना अपना क्या, ऑपरेटिंग का स्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग का, जल्दी से बना लीजिए ट्रेडिशनल तरीके से। तुम्हें नहीं मिला? मार्किंग सी मत देख भाई, सीधा आंसर शीट में जद धावा मारा भाई ने। है भाई है, आंसर की मत देखो। तो जिन लोगों को फुल फ्लैश क्वेश्चन में दिक्कत होती है वो ऐसे देख लेंगे, और इधर भी। आज कुछ बच्चों का फेयरवेल है शायद आज ना, कुछ। लौट। और उनका भी है। ए बी एस कॉल। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, देख लेते हैं। सैंपल, देखिए देखिए देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। आशना एंड एल्यूमिनस ऑफ सीबीएसई स्कूल इनिशिएटेड स्टार्टअप
हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका था वो ये था ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने का, यहाँ पर अंडरलाइन करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखते थे और कहते थे वर्किंग नोट देख लीजिए, वर्किंग नोट पे। फिर यहाँ करते थे क्या, प्लस प्लस एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, थोड़ा स्पेस माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड increase in current liabilities minus increase in current assets and decrease in current liabilities, cash generated from operating activities। अगर मान लो किसी को बोर्ड वाले तरीके से नहीं आता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आंसर लिख लेना यार, क्योंकि पता चला कि नया करने के चक्कर में पुराने मेथड से भी हाथ धो लो फिर, क्योंकि फिर अगर नए तरीके से करके समझ में नहीं आया तो फिर पुराने तरीके से, फिर नए पुराने के चक्कर में फिर आपका टाइम खराब होगा। एग्जाम में एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। माइनस टेक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक। इधर हमने लिख दिया यहाँ पर बी, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थोड़ा बोल के नीचे सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके, ठीक। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास एडजस्टमेंट्स के नाम पे क्या क्या चीजें हैं। गुडविल परचेज बोला 20,000 रुपए की, गुडविल की वैल्यू दे रखी है आपके इस क्वेश्चन में कहीं? गुडविल दे रखी है आपकी 80 से 30 हो चुकी है, तो मुझे गुडविल अकाउंट बनाना पड़ेगा एक छोटा सा। मैंने बना दिया गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट बना दिया हल्का सा। और गुडविल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है या मशीनरी अकाउंट बनता है, एसेट्स की तरह। बैलेंस बीडी बताइए गुडविल की कितनी है, कोई मुझे बताएगा बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी? जल्दी बताइए कितना है। बीडी 80,000, बीडी और सीडी 30,000, करेक्ट। और क्या बोल रहे हैं, गुडविल क्या हुई, अमोर्टाइज हुई है, क्या हुई है, या परचेज करी है? क्वेश्चन में लिखा है गुडविल वॉज परचेज्ड 20,000 की, परचेज करी तो किस तरफ जाएगा, यहां जाएगा बैंक बोलकर, परचेज 20,000 की, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपये हो गया, 1 लाख रुपये हो गया। यहां लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ, कितने की, 70,000 की। गॉट इट। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, ये 20 और ये 70 का यूज होगा, 20 और 70 का यूज होगा। देखिए कहाँ कहाँ यूज जाएगा इसका, वो देखते हैं। तो जो गुडविल परचेज करी है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर माइनस परचेज ऑफ गुडविल, कितने रुपए की परचेज ऑफ गुडविल जाएगी आपकी, 20,000 रुपए की, एंड पुट दैट इन ब्रैकेट। और जो गुडविल राइट ऑफ हुआ वो यहां चला जाएगा इस जगह पे, गुडविल रिटर्न ऑफ कितने रुपए का, 70,000 का, इनर मोस्ट कॉलम में डाल देंगे। क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है? एवरीबडी इज ओके विद दिस ट्रीटमेंट। गुडविल की वैल्यू राइट ऑफ होने का मतलब, देखो बेटा समझना, डेबिट साइड में परचेज होगी, क्रेडिट साइड में या तो सेल होगी या राइट ऑफ होगी, या तो सेल होगी या राइट ऑफ होगी, ठीक है। सेल के बारे में कोई क्लू नहीं है, गुडविल राइट ऑफ जनरली होती है, गुडविल राइट ऑफ जनरली क्या हो जाती है, हो जाती है, ठीक है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिए पहले। गुडविल अमोर्टाइज हो गई, गुडविल राइट ऑफ हो गई, इस तरह से चलता है चीज आपकी, ठीक है। गुडविल राइट ऑफ बोल दें इसको, या गुडविल क्या बोल दें, अनअमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड, ऐसे करके। यहां भी गुडविल राइट ऑफ की जगह में अमोर्टाइज ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, गुडविल अमोर्टाइज्ड 70,000 का। पहला एडजस्टमेंट ये था, अगला एडजस्टमेंट देख लेते हैं कितना है। व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन ईयर, देखिए प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 2021 का एंड 31 मार्च 2022 को तो भूल जाइए, कौन सा उठा लीजिए, 160 की फिगर। क्या करना पड़ेगा इसे, आइए देखते हैं। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है बताइए, नहीं पता अभी, चलो नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड कितने रुपए का बताइए, 160 का, ठीक है। और फाइनेंसिंग में से माइनस कर देंगे क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड कितने का, 160 का। भाई अगर कुछ नहीं बोला जाए तो यही प्रपोज और यही पे होगा, कुछ ना बोला जाए तो यही प्रपोज होने वाला है और यही क्या होने वाला है, पे होने वाला है। क्लियर है मामला यहां तक, आगे बढ़ते हैं चलिए। ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। यस सर। अब हमारे पास एडजस्टमेंट खत्म हो Yes, चुकी है। हाँ एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है, चलिए पहले आइटम से शुरुआत करते हैं, ऊपर के फर्स्ट आइटम से। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में बोला हमसे क्या कि 7,50,000 का आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट है 750 का आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज वर्थ 7,50,000, ऊपर से 18 में इंफॉर्मेशन। फिर इंटरिम डिविडेंड क्या करते हैं, इंटरिम डिविडेंड का सिर्फ ऑपरेटिंग होता तो क्या करते हैं हम लोग, यहां पर प्लस इंटरिम डिविडेंड कितने रुपए का, 90,000 का। और कहां जाके माइनस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में से, यहां माइनस इंटरिम डिविडेंड कितने का, 90,000 का, ब्रैकेट में। इंटरिम डिविडेंड खत्म, कोई डाउट तो नहीं किसी को इंटरिम डिविडेंड से, डिविडेंड का ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। भाई अब आपको इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ फायर मशीनरी, तो भाई मशीनरी अकाउंट ढूंढो भाई पहले तो आप, दिख रही है क्या मशीनरी, कैन यू सी मशीनरी एनीवेयर, कहाँ दिख रही है मशीनरी, मशीनरी दिख रही है ओपनिंग क्लोजिंग, तो चलो दिख रही है मशीनरी, बनाओ भाई मशीनरी अकाउंट। मुझसे पूछो क्या बात है, हाँ तो अभी नहीं छेड़ रहा ना उसको मैं, इंश्योरेंस का वैसे भी मशीनरी अकाउंट के अंदर कोई रोल नहीं होता, हम तो सीधा मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना एडजस्टमेंट में। चलिए मशीनरी अकाउंट, बताइए मशीनरी अकाउंट में व्हाट इज द बैलेंस बीडी, 2 लाख रुपए ली, व्हाट इज बैलेंस सीडी, 3 लाख, ठीक है जी। फिर इसके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आपके सामने बोली गई है क्या, जो आपको छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें क्या बोला गया है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पूरी मशीन का, पूरी मशीन का, तो यहां लिख देते हैं हम क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन कितने का है, 40,000 का, बिल्कुल क्लियर है ये। फिर ये क्या बोलता है, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, फिर भी वही बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, लॉस कितने का, फायर कितने का लॉस बोला क्वेश्चन ने, 10,000 का, 20 बोला हुआ है, चलो 20 कर लेते हैं, लॉस हो गया जी, ठीक है। उससे आगे क्या बोला है, बस इतने तो है और थोड़ी बोला है, लॉस की बात करी गई है। हाँ इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो कहानी अलग है, और सेल वेल मशीनरी का दिख रहा है कुछ, तो हम अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा सेल हुआ या नहीं हुआ, सेल तो नहीं हुआ, क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट, सेल तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है बाबा, अबे ओपनिंग 2 लाख, और ये इस तरह की फिगर देखिए कितनी है, 3 लाख कितना बनता है, 60,000, 3,60,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1,60,000, बैंक बोलकर परचेज होगा, हाँ या ना। अगर इस तरफ फिगर आती तो मैं इस तरफ सेल बोल सकता था, इस तरह तो बैलेंसिंग फिगर आई नहीं, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर, स्केलेटन बना ही रखा आपने, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा, कहां कहां जाने वाला है, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, इस तरफ, इधर इधर, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का है बताइए, 40,000 का, एडजस्टमेंट देखो मैं डाल रहा हूं आपके सामने। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का जा रहा है, 20,000 का, ये भी चला गया, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे चला गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, क्या लिख रहा है, परचेज, 3 आइटम तो जाने हैं इसके, ये कहां चला गया, ये वाला आइटम, ये चला गया डेप्रिसिएशन वहीं ऊपर, ये भी चला गया नॉन कैश, और परचेज, परचेज मतलब यहां इधर माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितने की,
कितने की आई थी वो? 1,60,000 की, ब्रैकेट में ऐसे करके। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? 1,60,000। आंसर मत देखो ना उसका फिर। तो नहीं, सेल ऑफ मशीनरी कहाँ लिखा है? ओह सॉरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दिया, लॉस बाय फायर है। लॉस बाय फायर नॉट सेल ऑन मशीनरी। ऑन की जगह ऑफ मशीनरी, गलत किया था मैंने। थैंक्स फॉर करेक्शन। ऐसे लॉस सेल तो ही नहीं है, तो लॉस था। ठीक है। इसके तुरंत नीचे आपको क्या दिख रही है इन्फॉर्मेशन? इसके तुरंत नीचे यू कैन फाइंड आउट वन इन्फॉर्मेशन हियर। इट सेज कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ मशीनरी। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको, दिख रहा है? हाँ, तो उसको कैसे करेंगे आप? इंश्योरेंस क्लेम मिला, अगर पहले मिला तो हम यहाँ क्या करेंगे? माइनस इंश्योरेंस क्लेम फॉर मशीनरी। कितने का क्लेम है बताओ? 10,000 का, यहां से ब्रैकेट। ठीक है। और यहां बिल्कुल नीचे, यहां पर इस तरफ नीचे टैक्स के बाद वाली फिगर में प्लस इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी, यहां भी जाती है वो फिगर। इस तरह कितने का? 10,000, यहां प्लस भी होना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। टैक्स के बाद वाली फिगर पर, अभी नहीं, टैक्स के बाद वाली फिगर पर। दिस इज डन। और आगे चलते हैं हम। कैन आई प्रोसीड फर्दर? तो मैंने इंटरिम कर दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया, लॉस ऑन मशीनरी भी कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम भी कर दिया। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो भैया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है? पहले ये बता दीजिए। बढ़ रही है, तो वो परचेज हो जाएगा। और उसका इंटरेस्ट देखिए कितना है। हाँ जी। और इंटरेस्ट की वैल्यू दे रही 10% का, हमें कोई मतलब, हमें तो वैल्यू दे रखी सीधी सीधी सीधी। तो यहाँ इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, इधर प्लस। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम और एक्सपेंस? इनको तो माइनस करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का बताइए? 30,000 रुपीज का, ब्रैकेट में। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या लिखेंगे? माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने का खरीदने बताइए? हाँ, 1 लाख का। आप देख रहे हैं ये दोनों पार्ट आपके हो चुके हैं। क्लियर है? हमने उस तरफ भी डाल दिया वैल्यू को, और उस तरफ भी, दोनों तरफ हमने वैल्यूज को लेके आगे बढ़। कैसे? हाँ हाँ हाँ, इनफ्लो भी हुआ क्योंकि वो ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देखा। एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से जो आइटम चला गया वो दो जगह जाना ही जाना है। भाई यहां से तो आपने उसको, इधर से आपने, इधर उस प्रॉफिट की फिगर से तो हटा दिया, यहाँ पर इधर से माइनस कर दिया ना उसको। प्रॉफिट में से तो निकाल चुके हैं उसको। यहां से निकाला तो उसकी अपनी जगह भेजोगे ना उसको। कहाँ भेजोगे? यहाँ पर प्लस। बिल्कुल ठीक बोले। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कितने का इंटरेस्ट हो रहा है? 30,000 रुपीज का प्लस होगा। बिल्कुल ठीक बोले, इसे प्लस भी होना है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दे रखा होता तो क्या करते? यहाँ प्लस कर देते इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को, और फाइनेंसिंग से माइनस कर देते। बोलो डिविडेंड के बारे में क्यों नहीं करते? डिविडेंड को हम उधर प्लस माइनस करके फाइनेंसिंग में ले जाते हैं ना। ले तो जाते हैं, दो जगह तो लेके चलते हैं उसको। ठीक है जी। टैक्स रिफंड है तो पहले टैक्स ढूंढ लो। टैक्स रिफंड है तो टैक्स ढूंढ लो। टैक्स का अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? क्यों जरूरत है टैक्स का? टैक्स पेड लिखा कहीं पर भी? नहीं लिखा। लिखा टैक्स पेड? तो प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का प्रोविजन है, और पिछले साल का क्या है? टैक्स पेड है। तो चलिए इसके हिसाब से करते हैं, 80 और 60 के हिसाब से। सबसे पहले यहां करते हैं हम लोग क्या? प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। नहीं, डिफरेंस नहीं लेके चलते प्रोविजन में। कौन लेके चला डिफरेंस? बाद में करेंगे, पहले 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 प्रोविजन की वैल्यू बताओ कितनी है। हाँ, 2022 में 80,000 यहां लिख दिया। ठीक है। माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स कितना? 20,000 यहां पर ब्रैकेट कर दिया। अब टैक्स पेड बताइए कितना है? टैक्स पेड कितना? टैक्स पेड है बताइए? 60,000। माइनस रिफंड कितना है? 20,000। तो कितना लिखूंगा टोटल में यहाँ पर टैक्स पेड?
हाउ मच टैक्स पेड, आई राइट 40,000 लिखूंगा ब्रैकेट में। इसे कहते हैं नेट ऑफ रिफंड, इसे कहते हैं नेट ऑफ रिफंड। क्या कहते हैं इसे? नेट ऑफ रिफंड कहते हैं। हो गया, दिस इज नेट ऑफ रिफंड। गॉट इट? तो नेट ऑफ रिफंड टैक्स का भी चक्कर हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी चक्कर खत्म हो चुका है। और आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपकी जो पेपर में ये आ रखा है, कोई मतलब सैंपल पेपर में कोई बहुत ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है, मतलब जिसे कंसेप्ट आते हैं वो कर पाएगा इसे आराम से। टैक्स रिफंड का भी चक्कर खत्म हो गया। नीचे आते इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से 12 हो गई है। ऊपर पढ़े क्या लिखा हुआ है, 5:1 की रेशो में। 5:1 की, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 5:1 की रेशो में। जरा समझते हैं। अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर दिया। अगर आपके पास एक है तो 1/5 दिया। और अगर आपके पास कितने शेयर हैं, 10,000, 10 लाख, तो कितने बोनस शेयर इशू करे आपको? 2 लाख। तो आपकी जो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो कितने से हो रही है? 2 लाख से। कोई ट्रीटमेंट नहीं जाना इसका कहीं भी, कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। अगर बोनस शेयर वाली बात ना करता तो 2 लाख रुपए क्या होता है, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो जाता। तो 2 लाख का कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। 2 लाख के बियॉन्ड वाले को कंसिडर करते, अगर 10 की जगह 13 लाख होती ना वो, तब करते। इज दैट क्लियर? ये पता चला कैसे आया? 10 लाख जो था आपका, 5 शेयर पर एक बोनस शेयर देंगे, एक पे 1/5 देंगे, 10 पे 2 लाख देंगे। तो 10 से 12 जो हुआ है आपकी फिगर, ये देखिए 10 से 12 हुई है ना फिगर आपकी, ये वाली, दिस फिगर। 10 से 12, तो 2 लाख जो इंक्रीज हुआ किसकी वजह से? बोनस शेयर की वजह से हुआ। इसका कैश फ्लो में कोई यूज नहीं है, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 से 3 हो चुका है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बोनस शेयर में यूज हो गया, वो 2 लाख कम हो गया, इसका भी कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। जनरल रिजर्व कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो एज इट इज पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व का भी कुछ नहीं करना। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसको टच नहीं करेंगे, ये तो कैश इक्विवेलेंट होता है, कैश इन हैंड कैश इक्विवेलेंट होता है। मशीनरी कर चुके हैं, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, प्लस प्लस फाइनेंसिंग में चले जाएंगे, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 50,000 का। कोई इंटरेस्ट तो नहीं है ना इस पे? नहीं है, ये भी खत्म हो चुका है। गुडविल हम कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं, सारी चीजें कर ली। भाई साहब तुम अपने नोट्स खोलो, खोलिए अपने नोट्स फटाफट से। हमने बताया था कि एनी एक्टिविटी विच चेंजेस द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ योर बोरोइंग्स एंड योर इक्विटी, और बोरोइंग में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों शामिल करी गई थी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत कैटेगोरिकली बोला आपसे कि बोरोइंग लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑफ द एंटरप्राइज, और फिर बोला इनफ्लो में proceeds from long term borrowing, loan taken from financial institution, loan long period of time, and short term borrowings, bank loan, bank overdraft, cash credit, inflow, इसका financing। बोरोइंग जिसको बोलेंगे, बोरोइंग वो क्या बन जाएगी आपकी? बहुत साल पहले जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज नहीं हुआ था, तो बुक्स में ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर बहुत पुराने, अभी कभी गूगल पे पुराना पेपर उठा के देखेंगे ना आप कभी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करा हुआ है, नेगेटिव वाले की तरह नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं कि नेट से पेपर उठा के, नेट से पेपर निकाल कर मत करिए उनको, अपडेटेड नहीं होते हैं। और आपने देखा 2 साल में सिलेबस पता नहीं कहाँ अप एंड डाउन होके चला है। पता चला 2 साल पहले का सिलेबस जिसमें बहुत कुछ कटा हुआ है, फिर आप बोलेंगे यार ये तो है ही नहीं सिलेबस में, क्यों पढ़ना इसे? ऐसे नहीं, आपका सिलेबस पूरा है। गॉट इट? एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन। हमने सारे आइटम टच कर लिए। क्या हम सारे आइटम टच कर चुके हैं? हाँ जी बोलो। टैक्स के नीचे क्या लिख रखा है? किसके नीचे बेटा? किसके नीचे? सर माइनस टैक्स। अच्छा, माइनस टैक्स के नीचे इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी, इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी, इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी माइनस, ओके सर। इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी, ये अभी करेंगे इसको प्लस करके। चलो ठीक है जी, इस फिगर को उठा लो। व्हाट इज दिस फिगर? ये फिगर कितनी आई? 1,30,000 माइनस हो रहा है, बाकी कितना आप देखिए जरा। 750, 850, 910 और 10 लाख, 1080। 1080 में से कितना चला गया? 30। तो कितना बन गया? 10,50,000। क्या एवरीबॉडी इज ओके? क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी आने वाले 2-3 साल पहले तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को टच ही नहीं करते थे, लेकिन सैम्पल पेपर में और बहुत सारी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे जरूर क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। और वो टैक्स जो है डिविडेंड टैक्स और कौन सा वाला कैपिटल गेन टैक्स, उस पर भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये इग्नोर्ड पार्ट होता है। 1050 क्लियर है? कल करवाया था, पिछली क्लास में करवाया था। 1050 कहाँ लिखूंगा 1050 को? इस वाले कॉलम पे 10,50,000। इसका टोटल करिए कितना आता है, 7 और 4 11 13 130। इसका टोटल कितना आता है 30,000 ब्रैकेट में, तो कितना आ गया 11,50,000। दिस इज 1150, ठीक है। अब आप देखिए ये वैल्यू भी नील है और ये वैल्यू भी नील है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू नील है आपके पास। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना गया 1150। ओके विद एवरीवन, ठीक है। माइनस क्या किया इसमें से, माइनस टैक्स किया। और जो टैक्स कितने का था आपका पहले बताइए, माइनस रिफंड कितने का था 20,000, तो कितने का माइनस किया यहाँ से 40,000। 11,10,000 क्या निकल कर आया आपके पास, क्या बोलेंगे इसको, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और प्लस कर देंगे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी। लक्ष्य इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी। अब फिगर देख लीजिए 10,000 कर दी। What value you will get 11,20,000। I think everybody is okay with this। 1120, ये 1120 क्या है, this is what cash flow from, this is cash flow from operating activities। ऐसे करके इसको बाहर लिख दिया, 11,20,000 को लिख दिया बाहर, ऐसे करके। हम ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम सैंपल पेपर के हिसाब से नहीं कर रहे हैं अभी काम। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है 260 और 50 चला गया, 2.5 लाख कैसे हो जाएगा यार, नहीं ये सही है, सही है 280, हाँ 2,50,000 नेगेटिव ब्रैकेट में। क्या बोलेंगे हम इसको, कैश यूज्ड इन, क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 2,50,000 आउटर कॉलम में डाल दिया ऐसे, ठीक है जी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये वैल्यू कितनी आती निकल कर, ये वाली वैल्यू, ये माइनस प्रपोज डिविडेंड में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि जगह बच जाए। डिविडेंड 1,60,000 का ब्रैकेट में, और ये माइनस इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितने का था 90,000 का था, तो ये वैल्यू मैंने हजरा दी यहाँ से। अब देखिए कितना है, व्हाट पॉजिटिव है नेगेटिव, 2 लाख। अरे कितना, क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 2 लाख बाहर वाले कॉलम में लिख दिया। अब आप देखिए इस तरफ, ये तो क्वेश्चन को ट्रेडिशनली कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, लेकिन हम बोर्ड में इतना नहीं करेंगे, वो तो जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसको लेके चलेंगे। अभी बताऊंगा कैसे करना है उसको भी। देखिए 1120 ये था, 250 और 250 450। 1120 में से 450 माइनस कर दो कितना आता है, अरे 1120 में से 4 पक्का से कर लो, अबे मेरे से बोल रहा कर लो मैंने थोड़ी एग्जाम लिखना है। कितना कितना कितना, सही आंसर देख लिया, सही है। कहते ना चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, है ना। देख लें क्यों देख रहा आंसर, तुम कैसे बोल रहे हो कि ठीक है। अच्छा 670 ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नेट पॉजिटिव है नेगेटिव है ये, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर। ऐड ऐड क्या कर देंगे बताइए, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताइए क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितने की हैं
अबे मार्केटेबल सिक्योरिटी ओपनिंग बैलेंस बताओ कितने का है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितने की है ओपनिंग 1 लाख, और कैश इन हैंड कितने का है। कैश इन हैंड कितने का है 3 लाख। 3 लाख टोटल वैल्यू कितने की हो गई 4 लाख की। इसका टोटल बनाएंगे तो कितना आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, बताइए मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितने की है 1,50,000 की, ठीक है। और कैश इन हैंड कितने का है 2 लाख। ये तो गड़बड़ हो गया। हो 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 तो गलत हो गया आंसर। हाँ गलत हो गया, ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। हाँ नहीं नहीं खुशी की, मैं बताते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ली क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती हैं। लेकिन अच्छा अगर हम बोलते हैं कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर तो वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता क्योंकि बार बार तो आग लगती नहीं है। बोलो लॉस बाय थेफ्ट जो होता वो भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके, कोई थेफ्ट हमेशा तो होती नहीं है। हाँ सिंपल लॉस ऑन गुड्स, सिंपल लॉस ऑन गुड्स एंड सिंपल लॉस ऑफ एसेट्स खरीदते बेचते समय, दैट वी कंसिडर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला आइटम। तो हमने इस क्वेश्चन से एक चीज सीखी यहाँ पर क्या, कि अगर लॉस ऑफ मशीनरी आ जाए तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की तरह ट्रीट करा, लेकिन लॉस बाय फायर थेफ्ट एक्सीडेंट हो जाए उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट किया, ठीक। तो अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह, तो मैं इधर किस जगह पे इसको लेके चलता हूँ, सपोज मैं यहाँ इस जगह पे इफ आई एड व्हाट लॉस बाय क्या था फायर ऑफ मशीनरी, कितने का था वो 20,000 का ना। नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट 1070, चलो मैंने 1070 यहाँ किया, तो हमने 1070 इधर किया, एज ए रिजल्ट ये वैल्यू कितनी हो गई। हाँ यहाँ से हटाएंगे ना लॉस बाय फायर को, यहाँ से हटाएंगे लॉस बाय फायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी 110 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है जी ये रहेगी। लेकिन यहाँ नीचे यहाँ थोड़ा चेंज होगा, इस जगह पे चेंज होगा थोड़ा सा। क्या चेंज होगा इधर माइनस, नहीं इधर नहीं सॉरी गलत कर रहा हूं मैं। यहाँ क्या था हमारी वैल्यू, व्हाट वाज द वैल्यू हियर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तो ठीक रहेगा बिल्कुल एज इट इज। यहाँ थोड़ा सा बदलेगा हमारा इस जगह पे, क्या करेंगे इस जगह पे देखिए 20,000 यहाँ माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर, कितने रुपए से 20,000 से ना माइनस करेंगे। देखो प्रॉफिट में हमने ऐड बैक करा क्योंकि प्रॉफिट में उसका जाना बनता नहीं था, उसका असली जगह कौन सी है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग से उसे माइनस कर दिया। भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सी वाली है इन्वेस्टिंग वाली है ना, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसेट्स की है। अगर लॉस ऑफ गुड्स होता बाय फायर तो फिर हम इधर करते उसको एडजस्ट, पर लॉस ऑफ मशीनरी है लॉस ऑफ बिल्डिंग है तो हम क्या करेंगे उसको उस जगह पे जाके करेंगे। नाउ व्हाट इज दैट वैल्यू, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हाँ 270 पॉजिटिव है नेगेटिव, हाँ अरे उसको बाद में देखेंगे ना, पहले ये बताओ कितना 240 कितना, व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर। क्या कर रहे हो यार तुम 240 270 नहीं ठीक है करना है उसको सही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता पहले इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है, ये मैच करता है नहीं करता, नहीं करता मैच। कितना आंसर आ रहा है उसका, अच्छा जी कितना, नहीं मिसप्रिंट नहीं आता, सीबीएसई का सैंपल थोड़ी मिसप्रिंट रिकॉर्डिंग में, ठीक है। एब्सोल्युटली थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इन माय नोटिस। बेटा ये जो गलती कर रहे हैं ना ये वाली, इंश्योरेंस क्लेम यहाँ थोड़ी जाएगा इसका भी। भाई इंश्योरेंस क्लेम जो नहीं नहीं
तो फिर से ये हिल जाएगा आपका। सुनो, इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिला है वो मशीन का मिला है ना, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा ना, इसका थोड़ी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको हटा देते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? टैक्स वैक्स हट गया ना यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1110। 1110 लिख दिया हमने यहाँ पर, और इस तरफ चले गए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस। हमने इंश्योरेंस क्लेम को ऊपर क्या किया था? माइनस किया था ना, प्लस इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ मशीनरी। कितने का इंश्योरेंस क्लेम है बताइए? कितने का था? 10,000 का। अब बताइए वैल्यू कितनी आती है? अभी भी गड़बड़ है? अभी देखते हैं, रुक जाओ। ये कौन सा हो गया हमारा आइटम? ये हमारा था फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ, अब बोलिए क्या कह रहे हैं? इसमें नहीं लिखा? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे वहां पर, तो अभी बीच में डिस्कशन में निकला था कि गुडविल अमोर्टाइज्ड और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर जो था उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट किया। तो हमने कहाँ डाल दिया? वो लॉस बाय फायर ऑफ मशीनरी को यहाँ ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ा, और उसको माइनस कहाँ से किया? इन्वेस्टिंग अंदर जाके। इन्वेस्टिंग अंदर से भी माइनस नहीं करा, हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था। लॉस वाला पार्ट जो था वो मशीनरी अकाउंट के अंदर चला गया, दो इफेक्ट पूरे चले गए, उसको यहाँ से नहीं दिखाया। उसका जो क्लेम मिला आपको, क्लेम, उस क्लेम को आपने क्या किया? इंश्योरेंस क्लेम फॉर मशीनरी को यहाँ माइनस करा, और इंश्योरेंस क्लेम फॉर मशीनरी को कहाँ जाके ऐड कर दिया आपने? इन्वेस्टिंग अंदर जाके ऐड कर दिया। ये दिक्कत निकल कर आई थी। और यहां से, यहाँ जो नीचे दिख रहा है कैश फ्लो, ये जो निकला था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट, यहाँ हमने टैक्स को माइनस करने के बाद जो बाकी के दोनों आइटम मैंने यहाँ माइनस करे थे वो नहीं होने चाहिए थे यहाँ पर, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, इसलिए इन्वेस्टिंग में जाके उनका सेटलमेंट होना चाहिए था। तो हमने उस तरह से किया। तो जब हम इस तरह से क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी चीजें निकल आई, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर था वो नहीं निकला था, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैच नहीं कर रहा था। इसका रीजन एक बनता है सिर्फ ये, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड और कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं थी जहां हमारा डबल एंट्री लगी हुई हो। लूज आइटम से इंफॉर्मेशन निकाली तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ऐसा हो गया हो। अब आपको क्या करना है? आपके क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं देखिए कैसे करना है। इस तरीके से करेंगे, यही करके दिखाया था मैंने कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो आपके पास हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हेडिंग्स हैं आपके पास क्वेश्चन में? नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हेडिंग आपके पास पहली है। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए उसके लिए, क्लियर है? छोड़ दिया। दूसरी हेडिंग क्या आपके पास है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हेडिंग है। इस हेडिंग को कैसे निकालते हैं आप? इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, और माइनस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स। ये आप कर लेंगे, सिर्फ इतना बना के रख लीजिए। ये तो ऊपर से आ जाएगा, और बाकी के दो, मतलब पहले क्या करिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो जो चीज आपको बोली गई उसका स्केलेटन बना लीजिए। अच्छा, और चलें आगे जरा। और तीसरी चीज क्या बोली गई आपसे? बोर्ड के पेपर में क्या करना है आपको ये देख लीजिए। आगे से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना सैंपल पेपर वाले, इसी तरह से करना। तीसरी चीज क्या बोली आपसे? हाँ, नंबर तीसरा आ गया आपके पास, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग से। चौथा क्या बोला आपसे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और अगला पांचवा क्या बोला आपसे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कौन था? अब शुरू करें। देखिए, अब देखिए हमने क्या करा, गुडविल अकाउंट बनाया हमने, मशीनरी अकाउंट बनाया, सब बनाया हमने। गुडविल अकाउंट की इंफॉर्मेशन कौन सी थी? गुडविल अमोर्टाइज थी ना? कहाँ चली गई वो? यहां चली गई। गुडविल अमोर्टाइज्ड कितने रुपए का बताइए? 70,000 रुपीज का। परचेज ऑफ गुडविल थी, कहाँ चली गई? इन्वेस्टिंग के अंदर, माइनस परचेज ऑफ गुडविल चली गई, कितने की? 20,000 रुपए की। खत्म गुडविल का चक्कर,
मशीनरी पे चले आए, मशीनरी में क्या लिखा आप लोगों ने, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की आई बताइए, 1,60,000 की। और उधर से डेप्रिसिएशन, यहां डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का था बताइए, 40,000 का। मतलब बजाय कि मैं पूरी स्ट्रक्चर्ड कैश फ्लो बनाने के, मैं सिर्फ उन हेडिंग्स को बना के चल रहा हूं जिनकी मुझे जरूरत है एग्जाम में। ऐसा करने से आप बाकी के कंफ्यूजन से बच जाएंगे। और चलिए, हमें नहीं वेरी, हमें टोटल नहीं करना आंसर का, हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे सैम्पल पेपर में, तो चीजें आराम से हो जाएंगी। कुछ बोलेंगे हमारा आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करोगे सफिशिएंट तो आपका आंसर मैच करेगा। और आगे चलिए थोड़ा सा हम लोग, अगला आइटम क्या था आपके पास, लॉस। 20,000 रुपए का था ना ये वाला लॉस। ये लॉस कौन सा वाला आपके पास है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है। इस लॉस को आपने क्या कर दिया, यहां डाल दिया, दूसरी जगह में नहीं डाला क्योंकि मशीनरी अकाउंट के अंदर चला गया ये। तो आपका ये वैल्यू जा चुकी है, ये जा चुकी है और ये जा चुकी है, इसमें से आपकी ये वैल्यू जा चुकी है और परचेज भी जा चुका है, खत्म हो गया। ठीक है, अब आप अपने पूरे क्वेश्चन को एक बार रैंडमली रिवाइज करिए। और क्वेश्चन मेरे पास है पड़ा हुआ, देखिए। एडजस्टमेंट्स को डालने के बाद आई विल लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन, दोबारा चलता हूं, ठीक है, और एक एक आइटम को दोबारा उठाता हूं। इतना इंतजार कर लिया, 5 मिनट और कर लो, कोई बात नहीं। कहाँ चले, हाँ चलिए जी, फर्स्ट आइटम उठाइए, इंटरिम डिविडेंड पेड 90,000 का। ठीक है, तो इंटरिम मतलब समझ लीजिए ये पहली इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पड़ी हुई है। नेट प्रॉफिट हमने 750 यहाँ डाल दिया था, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं थी। प्रपोज डिविडेंड हमने यहाँ डाला था, मतलब हमने इंटरिम डिविडेंड आया ना सबसे पहले हमारे पास, इंटरिम डिविडेंड कितने का, 90,000 का, वो हमने यहाँ डाला। और फाइनेंसिंग में हमने माइनस कर दिया क्या, इंटरिम डिविडेंड कितने रुपए का, 90,000 का। अब हम बिल्कुल शुरू से आइटम लेके चल रहे हैं। मशीनरी कर चुके हैं, लॉस ऑन मशीनरी कर चुके हैं, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम को हमने वहां क्या किया, माइनस किया। तो यहाँ इंश्योरेंस क्लेम को क्या कर दिया, प्लस, इंश्योरेंस क्लेम को प्लस कर दिया, कितने का था ये, 10,000 का था, ये भी चला गया मामला। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कितने का इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कहाँ है, कितने का दिख रहा है ये, 30,000 का, यहां जोड़ दिया और इस तरफ चले गए, यहां माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कितने का था ये, 30,000 का, ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, और चले आगे, टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड का हिसाब बन रहा है, तो टैक्स रिफंड को हमने यहां पर क्या किया, माइनस किया। और नीचे टैक्स के अंदर प्लस करना चाहिए था ना, वो तो बना नहीं रहे हम, छोड़ देते हैं, उसकी तो जरूरत ही नहीं ना, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे उसका। नीचे चलते हैं, इक्विटी शेयर का हिसाब खत्म हो चुका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट साल के आखिर में बोल रहे हैं ना ये, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितने की थी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बताइए कितने की थी, 1,50,000 की। और लगे हाथ कैश कितने का था क्लोजिंग वाला, 2 लाख का। तो 3,50,000 तो आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, खत्म हो गया ये भी। और आगे चलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 से बढ़कर 4 लाख हो गई, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने के, 1 लाख रुपए के, अपनी जगह पे चला गया। क्या डाउट है बेटा, बोलना, तुम मुझसे पूछो ना जो पूछ रही हो, व्हेन यू टॉकिंग टू ईच अदर देन इट इज डिस्टर्बिंग मी, मेरे से पूछो जो पूछना है। और आगे चलते हैं, गुडविल हम कर चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, फाइनेंसिंग प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का 50,000 रुपए का। और आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां चला जाएगा कितना, 80,000 का यहां चला जाएगा। और टैक्स की पेमेंट जो थी 60,000 की, वो तो ऑपरेटिंग के नीचे रिफंड माइनस करने के बाद आनी थी, इसलिए नहीं अटैच करेंगे उसको। गुडविल परचेज कर ली थी, प्रपोज डिविडेंड, वो भी हमने प्रपोज डिविडेंड कर लिया था, प्रपोज डिविडेंड हमने ऊपर कर दिया, और माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड कितना नीचे, कितने का है, 160 का, ब्रैकेट में।
और बोलिए, बाकी चीजें हो चुकी हैं सारी। अब 750 हमने वहां पूरा कर ही दिया था, कैपिटलाइजिंग रिजर्व कर दिया था। अब आप देखिए वो वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 1070 निकल कर आई थी पहली वैल्यू। उसी 1070 को मैं यहां रखता हूं, ठीक है। और अब बताइए कितना निकल कर आ रहा है ये वैल्यू, 1070 और कितना बन रहा है ये? तो हमारा आंसर तो गलत आ रहा है फिर, 1150 है। तो 1150 यहां पर आपके पास आ गया ये वाली वैल्यू। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, ये कितनी है? इसमें कुछ छूटा, देखिए ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। क्या निकल आया ये, नेगेटिव या पॉजिटिव? ऐसे लिख लिया। ये वैल्यू कितनी निकल कर आई है, ठीक है, ये भी 2 लाख। तो बाकी से हमारा कोई लेना देना, नेगेटिव, तो बाकी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो मतलब अब आपको क्या करना है कि जो हेडिंग आपके पास है, बजाय कि हम पूरा स्ट्रक्चर बना के वो ना करें, क्या कर दें, वो वाला जो जो हेडिंग आपके क्वेश्चन बोलिए उसका उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। पूरा कैश फ्लो बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और उतना टाइम है भी नहीं। अब इसमें से हमें क्या देखना पड़ेगा, टैक्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें टैक्स की कैलकुलेशन नहीं बोली हुई है। अगर आपसे बोलता है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो फिर तो वो ये निकल आया। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोलता है तो इसके नीचे 2 स्टेप और डाल देता। इस तरह से इसको लेके चल रहा है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, सैंपल पेपर्स कुछ भी आप देखेंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर्स आपके टी स्कूल ग्रुप में वैसे भी आएंगे। उनमें से स्पेसिफिकली क्या करो, कैश फ्लो के क्वेश्चन उठाओ और ऐसे 4 5 हेडिंग है, 5 हेडिंग बना लीजिए अपनी, उनका स्केलेटन बना लीजिए और फिर उन वैल्यूज को मार डालिए। स्केलेटन तो आपको मालूम ही है। कैश फ्लो में इस साल देखना बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से बोला ये वाली, अब आपको बड़े तरीके से नहीं करना क्वेश्चन को। बड़े तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कर लिए तो ठीक है, लेकिन वो तभी करना है, देखो फुल फ्लेज तरीके से क्वेश्चन को तभी सॉल्व करना जब आपके पास बैलेंस शीट के साथ पूरी इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके सैंपल पेपर में बैलेंस शीट भी पूरी दे रखी है और आपको बोला गया कि आप 5 हेडिंग निकालिए, तो फिर 5 हेडिंग बनाइए और उनका आंसर निकालिए, बजाय सर कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के। बोलो भाई। मतलब ये 5 हेडिंग वाली चीज भी करनी तो फॉर्मेट में ही है ना? नहीं बेटा, फॉर्मेट में कहाँ करने की जरूरत पड़ रही है इसको, इसका फॉर्मेट में यहाँ हमने 2 चीज करी ना, प्लस माइनस सिर्फ यहाँ पर, हाँ बाकी जैसे इन्वेस्ट। क्योंकि जो सैंपल पेपर आया था एक उसमें ऐसे ही निकाला था, मतलब कि 5 चीजें दे दी कि ये ढूंढो ये ढूंढो ये ढूंढो। हाँ हाँ तो मैंने मैम को उसकी फोटो भेज के भेजी कि इसमें करूँ क्या मैं, तो मैम कहती है फॉर्मेट तो बनाना है। बेटा देख, हमारे पास 5 तुम सीबीएसई का सैंपल पेपर खोल के देखना, उसमें जो आंसर्स बना के दे रखा है उसने क्या कर रखा है, उसमें भी प्लस फॉर्मेट यूज नहीं हुआ है, हाँ मैंने नहीं हुआ देखा ना। है वो। पर नहीं, अब मैं ये नहीं कर रहा कि आप फॉर्मेट यूज नहीं करिए, मेरे सिर्फ इतना कहना था कि नंबर 1 पे इसे रखिए ना, सबसे ऊपर तो यही आती है, आती है। हाँ। नंबर 2 पे आप इसे रखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग अच्छा कैपिटल हाँ। चेंजेस। हाँ। नंबर 3 पे रखिए, नंबर 4 पे रखिए, नंबर 5 पे रखिए। तो ये स्ट्रक्चर में तो गया, फॉर्मेट में तो गया सारा कुछ। बस वो हम्म, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज वाला फॉर्मेट नहीं गया है, ठीक है। ठीक है। इस तरह से इससे टाइम बचेगा आपका और आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। मैं क्यों जाऊं नीचे तक, मैं क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको लेके चलूं, नहीं लेके चलने की जरूरत है ना, इसलिए। तो बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। इसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आए तो वो तो आपको करना आता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वी आर रेडी फॉर बोथ द थिंग्स, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह 8 से 11 क्लास करके रेशो वाइंड अप कर दूं। तो दिन में 3 से 6 कर देंगे फिर।